हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आनंद और आज हम बात करेंगे द डिस्कशन ऑन द हिंदू फॉर जनवरी 13th। तो 13 जनवरी की सभी खास खबरों और संपादकीयों पर हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी कि आज हमारे सामने क्या खबरें हैं और हमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है हमारे पीटी और मेंस के लिए। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि दोज हु आर प्लानिंग टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच शुरू हो रहा है 18 जनवरी से, जिसमें पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस की कवरेज होगी विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, और आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस का गाइडेंस भी आपको मिलेगा। यदि आपका प्लान एक साल के कोर्स को करने का है और आप 2022 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वी हैव द फुल कोर्स जो 2022 के एग्जाम को पूरा कवर करेगा। पूरा सिलेबस कवरेज होगा विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, एंड यहाँ भी आपको मिलता है प्रीलिम्स टेस्ट एनालिसिस, पीडीएफ मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस। यदि आपका प्लान 2023 में एग्जाम को क्रैक करने का है, तो उसके लिए भी बैच हमारे 18 जैन से शुरू हो रहे हैं, जहां पर यू गेट द टोटल सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशंस। इसके अलावा जिनको फाउंडेशंस मजबूत करना है, उनके लिए वी हैव द कोर्स ऑन 18 जनवरी, जहां पर एनसीईआरटी के बैचेस हम पूरा करवा रहे हैं। तो पूरे एनसीईआरटी के कवरेज को हम करेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज and the total study material. So you can subscribe to the Unacademy through the app, और आप इस सब्सक्रिप्शन पर इस कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स क्रैक इट। और आज हम 13 जनवरी की बात करेंगे। मैं हूं आनंद, और देखो, जो पूरा हमारा पेपर है उसको हमने डिवाइड किया है पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1 में। तो पेपर 2 में आपको पता होगा कि वी डिस्कस द न्यूज ऑफ द आईआर, द पॉलिटी, द गवर्नेंस, और इसलिए हम पहले पेपर 2 के टॉपिक्स को लेंगे। तो आपके सामने जो पहली खबर है वो मलेशिया से आ रही है, और मलेशिया में एक्चुअली इमरजेंसी लगा दी गई है ड्यू टू द वायरस सर्ज। तो वायरस के बढ़ जाने से यहाँ पर लगा दी गई इमरजेंसी। अब देखिए, यहाँ पर हमारा डिस्कशन इस बात पे ज़्यादा नहीं होगा कि मलेशिया ने क्या किया। हमारी चर्चा इस बात पे होगी कि कोरोना के नाम से ये कोरोना के कारण डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कंट्रीज ने, सरकारों ने कैसे कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को वीकन किया है या कैसे प्रयास कर रहे हैं। यूसी कोरोना के एक खतरे को देखते हुए मलेशिया सेड कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं बिकॉज केसेस बढ़ गए हैं। यूसी कि यहाँ पे क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया हैज़ लॉस्ट मेजॉरिटी, और शायद अपने इस फेस सेविंग के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने लगा दी इमरजेंसी और पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट भी एक कारण है, एक बहाना है कोविड का। तो कोविड के नाम पे पार्लियामेंट को सस्पेंड करके सरकार ने कोशिश की होगी उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आए। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी कोरोना के कारण जो विंटर सेशन है उसको समन नहीं किया गया। सो इट्स ऑल्सो एंटी डेमोक्रेटिक की जो भी चर्चा होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी, बट इंडिया ने भी क्या किया, विंटर सेशन को ऑर्गेनाइज या समन नहीं किया। इसी प्रकार से नेपाल में भी देखेंगे आप, तो नेपाल में भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। हालांकि इसके कारण सिर्फ कोरोना नहीं है, बट ड्यू टू द कोरोना गवर्नमेंट्स आर फेसिंग थ्रेट्स कि पब्लिक क्वेश्चन पूछेगी। तो उनसे बचने के लिए ऐसा हो सकता है कि सरकारों ने पार्लियामेंट को समन ना किया हो या डिसॉल्व कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कोरोना के कारण जो वोटर टर्नआउट है उसमें काफी गिरावट आई है, जो भी क्या है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कोरोना के कारण इलेक्शन कमीशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड इलेक्शन कंडक्ट करवाने में समस्या आई। यूसी अमेरिका में क्या हुआ, पोस्टल बैलेट्स ने पूरे अमेरिकन इलेक्शन प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दिया, वोट की काउंटिंग बहुत लंबे समय तक चली, एंड बहुत सारा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ अमेरिकी इलेक्शन को लेकर। उसका एक कारण था कि लोग बूथ पे आके वोटिंग करने के मूड में नहीं थे। तो यूसी चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, मलेशिया हो, इन सभी देशों में कोरोना के कारण वी हैव सीन मल्टीपल प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन मेंस का बनता है कि कोरोना का इम्पैक्ट हमारे पूरे सिस्टम्स पे क्या है। यहाँ पर एक चीज और आपको जाननी होगी कि कोरोना ने केवल हमारे डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को भी मैसिव नुकसान पहुंचाया है।
हमारे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया है, हमारी इकोनॉमी को या हमारे पॉलिटी को भी प्रॉब्लम में डाला है। द पॉइंट इज, इकोनॉमी की बात करेंगे हम तो वी सी हाउ इट हैज़ अफेक्टेड द होल सिस्टम। जीडीपी घटी है, एम्प्लॉयमेंट चला गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। सोसाइटी की बात करेंगे आप तो सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आए हैं, जेंडर वायलेंस बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, मिड डे मील मिलने बंद हो गए हैं, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की समस्या आ गई है। और अगर पॉलिटी की बात करें तो वी सी दैट हाउ गवर्नमेंट्स हैव यूज्ड द कोरोना टाइम ये करने के लिए कि अपने अपोजिशन को पब्लिक वॉच से बचने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट को किसी न किसी तरीके से समन नहीं किया या सस्पेंड कर दिया। तो ये जो न्यूज़ है हमारी, इसका मेन रोल ये है कि हाउ कोरोना हैज इम्पैक्टेड द होल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। नाउ अगली जो न्यूज़ हमारे सामने है वो नेपाल से आ रही है। नेपाल यू सी बैक टू डिस्कशन है। अगर आप देखेंगे मई 2020 से इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर काफ़ी तनाव था। केपी शर्मा ओली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के खिलाफ कड़े रुख अपनाए थे। ये भी कहा था कि कोरोना भारत से आ रहा है एंड मल्टीपल थिंग्स वी हैव सीन कि किस प्रकार से नेपाल चीन की ओर जा रहा था। अभी केपी शर्मा ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया है और नए इलेक्शंस आने वाले हैं। उससे पहले भारत के साथ जो वार्ता है, इंडिया एंड नेपाल आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज प्लस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हमारे बीच चलते हैं उनके रिव्यू करने के लिए नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार भारत के दौरे पे आने वाले हैं। अब देखिए इसमें मेन चीज़ ये है कि जॉइंट कमीशन इंडिया नेपाल के बीच एक ऐसी बॉडी है जिसके माध्यम से द टू कंट्रीज टॉक, डिस्कस, रिव्यू एंड अपडेट। जॉइंट कमीशन अभी जनवरी 2021 में इसकी बैठक होगी जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट के रिव्यू को किया जाएगा और रिजॉल्व बॉर्डर मुद्दों पर, ये बॉर्डर की इशू पर रिजोल्यूशन किया जाएगा। जॉइंट कमीशन ये 6th जॉइंट कमीशन है इंडिया नेपाल के बीच में जो जनवरी में होने वाला है। 5th जॉइंट कमीशन हुआ था अगस्त 2019 में। और आप देखेंगे आपको हैरानी होगी कि इंडिया नेपाल के बीच में पहला जॉइंट कमीशन बना था 1987 में। 87 में पहला जॉइंट कमीशन, 88 में दूसरा जॉइंट कमीशन और उसके बाद सीधा 2014 में तीसरा जॉइंट कमीशन, 2016 में 4th जॉइंट कमीशन, 2019 में 5th जॉइंट कमीशन एंड 2021 में 6th जॉइंट कमीशन की बैठक होगी। जॉइंट कमीशंस की बैठकें और भी होनी चाहिए थी क्योंकि नेपाल और हमारे बीच संबंध बहुत पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कि आप देखिए 87 में इसका गठन हुआ किंतु उसके बाद सीधा 2014 में ही इसको दोबारा से रिन्यू किया गया। वी हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि नेपाल के माध्यम से हम हिमालयन क्षेत्र में अपने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर सकते हैं, चाइना के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सार्क को रिव्यू करने में भी नेपाल कुड प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल। बट वी हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। बट द गुड थिंग इज कि ज्वाइंट कमीशन जो 2020 में होनी थी, जो कोरोना से हमने पोस्टपोन कर दिया, उसको 2021 में दोबारा शुरू किया जाएगा और जो भी हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं उसको हम रिजॉल्व करके इस पे आगे काम करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द गुड एंड द बैड टेररिस्ट। हम ऐसे कोई आतंकवादियों में भेद नहीं करते और ये सीधा रेफरेंस था चाइना के ऊपर, बिकॉज चाइना जो है वो गुड और बैड आतंकियों में भेदभाव करता है। जो आतंकी उसके काम के होते हैं उनको वो गुड का संज्ञा देता है और जो उनको अटैक करते हैं उनको वो बैड का संज्ञा देता है। बट दोनों आतंकी आतंकी हैं, दे ऑल आर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। उदाहरण के लिए चाइना के लिए जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, तो मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने काफ़ी प्रयास किए कि उसको यूएन के सैंक्शंस पे लगें, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, किंतु चाइना ने हमेशा इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि कोई प्रमाण नहीं है अगेंस्ट मसूद अजहर। तो चाइना की पॉलिसीज जो रहती हैं वो एक तरह से, हमने ये भी कहा कि कुछ देश जो हैं गिल्टी हैं, सम कंट्रीज आर गिल्टी ऑफ एडिंग एंड सपोर्टिंग टेररिज्म। तो कुछ देश आतंकवादियों को शह देने और सपोर्ट करने की गिल्टी हैं, ये हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा है। चाइना ऑफ कोर्स इसका गिल्टी है, जिसके लिए उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। तो इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान की निंदा की, उन पे हमला बोला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये भी कहा हमने
कि उसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली आप देखेंगे कि इन्होंने आतंकी वित्त पोषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक लिए नहीं। इससे अच्छा कदम तो एफएटीएफ ने लिया है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान शुड वर्क टू स्टॉप द टेररिस्ट फंडिंग। और अभी हाल ही में पाकिस्तान की कोर्ट ने, लाहौर की कोर्ट ने जकीर रहमान लखवी को करीब 10 वर्षों की सजा दी है, क्योंकि उनका हाथ मुंबई हमलों में पाया गया। तो ये जो अपराधी हैं, आतंकी हैं, इनके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना जैसे देश अपने हितों के लिए आतंकियों में अच्छे और बुरे का अंतर करते हैं, जबकि एफएटीएफ एक तरफा वो सभी देश जो आतंक का समर्थन करते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। तो एफएटीएफ का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द मैटर ऑफ एंटी टेररिज्म। अगर हम बात करते हैं अगले एडिटोरियल की, देखिए एक्चुअली क्या है, हाल ही में आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से, करीब 40 दिनों से अधिक से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज, और सरकार और किसान दल किसी भी एक सहमति पर आए नहीं है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए दरअसल उस कानून पर स्टे लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम क्या करेंगे, एक 4 मेंबर पैनल बनाएंगे जो सरकार और किसानों के बीच जो मतभेद है उसको दूर करने में सहायता करेगा। बट क्वेश्चन यहाँ कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये काम कोर्ट का है? कोर्ट का काम होता है निर्णय देना कि कोई फैसला सरकार का संविधान या कानून के दायरे में है या नहीं है। कोर्ट केस जब सामने केस गया तो कोर्ट का पहला काम होना चाहिए था कि क्या सरकार का एक्शन संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि है तो उसको यस करते, यदि ना तो उसको रद्द करते। स्टे करने का मतलब है कोर्ट ने अभी तक उस बिल पर संवैधानिक या कानूनी दृष्टिकोण नहीं रखी है, वो केवल झगड़ों को सॉल्व करना चाहती है, किंतु ये काम कोर्ट का नहीं है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बाय मीडिएशन। उनका काम है निर्णय देना। सेकेंडली द पॉइंट इज कि सपोज द कोर्ट सेज कि हम 4 मेंबर पैनल बनाएंगे, तो किस आधार पे, ऑन व्हाट बेसिस उन्होंने ये मेंबर चूज किए, तो मेंबर का सिलेक्शन कैसे हुआ है ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो डाउटफुल। और इससे भी लोगों में कोर्ट के पैनल के प्रति जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं आएगी। थर्ड मैटर ये है, सपोज पैनल ने कोई रिकमेंडेशन दिया एंड सपोज रिकमेंडेशन है कि उस लॉ को रद्द किया जाए, नलिफाई किया जाए, तो क्या कोर्ट उसको रद्द करेगी इवन इफ वो कानून जो है संविधान के दायरे में है? यदि ऐसा कोर्ट करेगी और सरकार को बोलेगी कि आप अपने कानून में चेंज करें, तो इज इट नॉट जुडिशियल एंक्रोचमेंट? क्योंकि अगर कानून यदि वो किसान के कानून, कृषि कानून संवैधानिक दायरे में है, इफ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो द कोर्ट कैन नॉट नलिफाई देम फर्स्ट। एंड सपोज इट दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो कोर्ट को तो पहले ही उसे नलिफाई कर देना चाहिए था। तो यदि वो संवैधानिक है तो कोर्ट को पहले ही नलिफाई करना चाहिए था, और यदि संवैधानिक है, राइट, तो फिर कोर्ट किस आधार पर पैनल की बात मानेगी? इसका मतलब ये हुआ कि पैनल की बात कोर्ट ऐसे भी नहीं मान सकती। इट इज नॉट वेरी क्लियर कि कोर्ट उस पैनल के रिकमेंडेशन क्या करेगी। इफ दे से लॉ को रद्द करो, और यदि कोर्ट ये पाती है कि वो कानून संवैधानिक है, तो ऐसा कोर्ट कर पाएगी नहीं। यदि पैनल कहती कि लॉ सही है, उस केस में कोर्ट क्या करेगी? ये सारी बातें अनक्लियर हैं, बिकॉज कोर्ट हैज ओपन्ड पैंडोरास बॉक्स। दे हैव नो अथॉरिटी एज सच ऑन सच मैटर्स विच इज द राइट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। और अंत में मुद्दा ये होगा कि यहाँ पर कोर्ट को अपने रिफॉर्म्स पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के पॉपुलिस्ट रिफॉर्म्स को करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस इज वेयर वी सी कि कोर्ट इज गेटिंग पॉपुलिस्ट। कोर्ट जो है वो ना किसानों को नाराज करना चाहती है, ना सरकार को नाराज करना चाहती है। अल्टीमेटली उन्होंने बात की मध्यस्थता की या इंटरमीडिएशन की, जबकि कोर्ट का काम क्या होना चाहिए था? दे शुड हैव गिवन निर्णय, डिसीजन कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। तो इसीलिए कोर्ट जो ये निर्णय दे रही है ये काफी डाउटफुल है और मैनी ग्राउंड जो हमने देखा। और हमारे पास अगली जो न्यूज है वो ये है रिगार्डिंग वैक्सीन ट्रायल कि वैक्सीन ट्रायल पे आरोप ये लग रहे हैं कि द ट्रायल्स आर वेरी फास्ट, वेरी क्विक,
दे आर नॉट वेरी मच ट्रांसपेरेंट, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी कमी है, उनको जल्दीबाजी में किया गया जिससे लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी समस्या आ गई है और इस कारण से लोगों में जो वैक्सीन लगाने की समस्या है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोग, इससे वायरस के स्प्रेड को रोकने में हमें समस्या आएगी। The next article we have is about the SAARC. See, SAARC is a nation, is a group of nations जिसकी स्थापना 85 में हुई और आज 36 साल हो गए हैं इसको। इसके बाद भी सार्क कंट्रीज की केवल 19 ही समिट्स हुई हैं। एंड यू सी, अगर आप बाकी देशों के ग्रुप को देखेंगे, लाइक आसियान है या यूरोपियन यूनियन है या अन्य ग्रुप्स हैं, राइट, या अफ्रीकन यूनियन है, इनके बीच काफ़ी कॉपरेशन है, ट्रेड है। बट सार्क में आप देखें, द नेशंस हैव ओनली मिसट्रस्ट, नेशंस हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स, नेशंस हैव द टेररिज्म प्रोमोटेड बाय सम नेशंस अगेंस्ट इंडिया। ऐसी स्थिति में जब मिसट्रस्ट है, बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेररिज्म है, तो वैसी स्थिति में सार्क इज नॉट इफेक्टिव एंड वी नीड टू रिवाइव सार्क, ताकि हम सार्क के रिवाइव करके साउथ एशिया में डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें, वो भी तब जब ऑल दीज कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय द पोवर्टी, द एपिडेमिक, द टेररिज्म, the food scarcity etc. So we should focus upon these areas rather। हम इन चीज़ों पे आपस में लड़ रहे हैं। दैट इज़ वाई हमें 2020 में सार्क बिल्कुल नहीं मुलाकात हुई, हालांकि साल भी कोविड का था। 2021 में भी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम इसको रिवाइव करें और चाइना को इससे दूर रखने की ज़रूरत है, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू गेट इनटू द सार्क, ताकि वो फिर सार्क को ब्रेक करके श्रीलंका, नेपाल एक्सेट्रा कंट्रीज को अपने लपेटे में लेकर अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को प्रमोट करे, विच वी डोंट वांट। दिस वी हैव सीन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल फॉर्म लॉज। नाउ वी डिस्कस द जीएस पेपर 3 एंड आई आल्सो डिस्कस दिस होल न्यूज इन ग्रेट डिटेल ऑन माय स्पेशल क्लास। तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इस लिंक को आप फॉलो कर लें। इस पर आपको स्पेशल क्लासेस की लिंक मिलेगी, जहां मैं सुबह 11 से 12 पर डे हिंदू पर बहुत डिटेल डिस्कशन करता हूं, और ये आनंद_अनअकैडमी है, और वी डिस्कस एवरी डे। और शाम में 8 से 9 वी डिस्कस द एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो ये आप टाइम नोट कर लें। और इसी प्रकार से आज की जो आखिरी न्यूज़ है वो ये है कि 42 फर्म्स जो हैं अक्रॉस वर्ल्ड, वो आने वाले दिनों में अपनी साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी इज इमर्जिंग एज अ नेसेसरी। ये लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ये चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है, क्योंकि यू सी ग्लोबली बिजनेसेस आर टर्निंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन सिस्टम्स। तो ऑनलाइन सिस्टम में जाने के लिए दे आर प्रोन टू साइबर अटैक्स, और उसके लिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी आना ज़रूरी है। ये पेपर 3 में इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बिकॉज वहाँ वी सी the cyber attacks, ransomware, malware, etc. So we stop here and for detail may I discuss the things in the morning batch 11 to 12. So please join me. आपको classes के link मिल जाएंगी telegram पर, और in the evening I shall share a video regarding the MCQ, जहाँ पे हम 20 questions का discussion quickly करेंगे। So please keep watching, follow me on telegram and subscribe to Unacademy and get the best of the courses using the code to get the discount on the courses. Thank you very much. Keep watching.